अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 एसएसटी। ठीक है, क्लास 8 की आपकी एसएसटी की बुक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको आपके जो सिलेबस है उसका कंटेंट ओपन करके सिलेबस बता देते हैं। तो सबसे पहले आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए स्टूडेंट्स, और जैसे कि हमने यहाँ पर आपको मार्क करा रखा है, आप भी देख लिए। हिस्ट्री में हमने यहाँ पर 2 चैप्टर लगाए हैं आपके, जो आपके अब एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हम बता रहे हैं सिलेबस। PA2 का तो हम पहले बता चुके हैं, उसका टेस्ट भी आपका हो चुका है। अब हम बात करेंगे एनुअल सिलेबस जो होगा आपका, एनुअल फाइनल एग्ज़ाम होगा। फाइनल एग्ज़ाम में देखिए चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये 3 चैप्टर बचे थे, जिसमें जो आपके फाइनल में आएगा वो है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये नहीं आएगा, मगर आपको पढ़ना है। ठीक है, आएगा नहीं मगर आपको पढ़ना है, घर पे ही अपने आप खुद रीड करना है इसे। जो आपके चैप्टर नंबर 8 हैं और चैप्टर नंबर 10 है, सिर्फ यही आएगा आपके एनुअल एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये वाला मैंने कट कर रखा है, देखिए ये वाला मैंने कट कर रखा है। यही दोनों चैप्टर्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। किस में? हिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। ये हमारा पार्ट 11 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 10 ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 11 ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में देखिए सिर्फ आपके 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से? इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या? इंडस्ट्रीज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें ये जो इंडस्ट्रीज़ है पेज नंबर 128 पर है। तो एक मिनट, हम पेज नंबर 128 ओपन करेंगे। आप सभी लोग पेज नंबर 128 ओपन कर लिए। पेज नंबर 128 इंडस्ट्रीज़, ये है हमारा चैप्टर। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ चैप्टर है, ये वाला हमने इसमें आपके सिलेबस में तो नहीं रखा है। चलिए इसके सिलेबस पे आ जाइए सबसे पहले आप यहाँ ये। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये दोनों चैप्टर, सिर्फ यही 2 आपके लास्ट चैप्टर बाकी रह गए हैं। तो इसके कंटेंट पे दोबारा ये, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए एक चैप्टर मार्क कर रखा है इसमें ज्योग्राफी में, मगर आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सिर्फ एक आया था, मगर इसमें क्या करना है आपको, दोनों करने हैं। एनुअल में इसमें ये दोनों करना है एनुअल के लिए। ठीक है, ये आपका एनुअल का दोनों होगा। कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों किसका? ये तो आपका इसका हो गया, PA2 का अलग हो गया 4। ये आपका एनुअल का है। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एनुअल का है, चैप्टर नंबर 5 और 6। 2 चैप्टर इसमें भी आएंगे ज्योग्राफी में। फिर यहाँ आ जाइए सिविक्स में। सिविक्स में आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने 2 मार्क कर रखे हैं। कौन कौन से? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उसके बाद इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें जो हमने मार्क कर रखा है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस क्या क्या हैं देखिए। पेज नंबर 200 ओपन करना है हमें, पेज नंबर 200 ओपन करना है। ठीक है, जो छोटा चैप्टर होगा वो हम ले लेंगे, ज़्यादा हार्ड चैप्टर, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लेंगे। तो पेज नंबर 200 ओपन कर लिए, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर। तो ये वाला हम करेंगे। ठीक है, हमने उसमें कट कर रखा है, मगर हम ये करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम करेंगे, चैप्टर नंबर 9। उसके बाद इससे पिछले चैप्टर, इससे भी जो पिछला चैप्टर है वो क्या है, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये हमारा 8 चैप्टर है। और इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो क्या है, तो उसे ओपन कर लिए चैप्टर नंबर 7 को। ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो हम इसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 करेंगे, चैप्टर नंबर 8 नहीं करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 पर हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। चैप्टर नंबर हमें 8 क्या करना है, कट करना है, जो कि हमारे एनुअल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 कट करना है, और चैप्टर नंबर 7 और 9 करना है हमें। तो एनुअल में हमें कौन कौन से करने हैं, चैप्टर नंबर 7 और 9 करना है, ये नहीं करना है। इन दोनों पे आप टिक लगा दिए और यहाँ लिख दिए एनुअल। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 इसमें है सिविक्स में। ऐसी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर कौन कौन से, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये भी आपका एनुअल में है। और हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री में हैं एनुअल में। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एनुअल का। क्या नाम है इसका, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, पार्ट नंबर 11 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पिछला चैप्टर हमारा पार्ट 9 और 10 में हुआ था एंड। ठीक है, तो पार्ट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 56 है, पेज नंबर 56 है, तो पेज नंबर 56 ओपन कर लेंगे सबसे पहले। पेज नंबर 56 ओपन कर लिए आप सभी लोग, और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 56। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 56 हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। चैप्टर का नाम है हमारे सोशल रिफॉर्म इन इंडिया।
क्या नाम है चैप्टर का? जो सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। पार्ट कौन सा लिखेंगे? पार्ट नंबर कौन सा है हमारा? ये पार्ट नंबर 11 है, तो हम यहाँ पर पार्ट नंबर 11 मेंशन कर देंगे और आप भी अपनी बुक पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डेट। डेट तो आपको पता ही है किस दिन की लिखनी होती है, तो डेट किस दिन की लिखनी होती है? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है। किस दिन की? मतलब आप पार्ट 8 पढ़ा रहे हैं तो पार्ट 8 की वीडियो जिस दिन भी अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। चैप्टर का नाम है सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, कुछ इंडिया के सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे तरीके थे, इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी, पहले कंडीशंस थी। चलिए वन बाय वन करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। यहाँ पर शुरुआत में देखिए, आप अपनी बुक में देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, इसमें अगर नहीं नज़र आता है, हमारी बुक ये फोल्ड हो रही है इधर से, तो आपको हो सकता है कुछ वर्ड दिखाई ना दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम मैनी सोशल इविल्स। ये कह रहे हैं अगर हम बिगिनिंग की बात करें, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत की बात करें, जब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था, तो उस ज़माने की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में क्या था? इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम मैनी सोशल इविल्स। जो इंडियन सोसाइटी थी वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट सोशल इविल्स से क्या कर रही थी? सफ़र कर रही थी। बहुत ज़्यादा सोशल इविल्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सोसाइटी के अंदर सोशल तरीके थे, उनके सोसाइटी के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स थे, मतलब ऐसे रीति रिवाज और बहुत सारे तरीके थे जिससे जो है इंडियन सोसाइटी जो थी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, परेशानी हो रही थी। और परेशानी क्यों हो रही थी? खुद ही तो कर रहे थे वो लोग। ये जो सोशल लेवल्स उन्होंने ही पैदा किए थे, ये सारे जो उनके तरीके सब, इनकी जो रिचुअल्स और ये सारी कंडीशंस जो थी इन्होंने खुद ही तैयार की थी और खुद ही परेशान हो रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दो द ट्रेड हैड प्रॉस्पर्ड द इंडियन वर नॉट वेरी रिच इकोनॉमिकली। ये कह रहे हैं अगर उस ज़माने की बात करें तो हमारा जो ट्रेड था वो क्या था? प्रॉस्पर्ड था। क्या हो रहा था? मतलब प्रॉस्पर मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है, मतलब बेहतर होना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड दो द ट्रेड हैड प्रॉस्पर्ड। उस ज़माने में अगर हम बात करें तो उस ज़माने में जो ट्रेड था बच्चों वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, बहुत अच्छे से ट्रेड चल रहा था। मगर द इंडियन सोसाइटी वर नॉट वेरी रिच इकोनॉमिकली। जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी इकोनॉमिकली। अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा इंडियन सोसाइटी गरीब थी। ठीक है, रिच नहीं थी। दे वर ऑल्सो नॉट मच एडवांस सोशली, और ना ही वो सोशली अगर देखा जाए तो वो एडवांस थी, ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बहुत बैकवर्ड थी इंडियन सोसाइटी, बहुत ज़्यादा। सेवरल सेंचुरीज ऑफ इस्लामिक रूल एंड देन इट्स डिक्लाइन हैड चेंज द होल सोशल सिनेरियो ऑफ ओरिजिनल इंडिया। ये कह रहे हैं काफ़ी सेंचुरीज तक जो इस्लामिक रूल चलता रहा और उसका जो फिर डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन होने से क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आ गए सोशल सिनेरियो ऑफ ओरिजिनल इंडिया। जो ओरिजिनल इंडिया था उसके सोशल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। Its backwardness, its social evils, superstitions and outdated religious belief had now reached a level which had sapped all the energy of the people। क्या हुआ? उसकी जो बैकवर्डनेस थी, उसके सोशल एवल्स थी या सुपरस्टिशंस की अगर हम बात करें, वो सब चीज़ें और जो आउटडेटेड रिलीजियस बिलीफ थे, ये सब चीज़ें अब जो है एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी और सारे ही लोगों की एनर्जी जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर रखी थी, सैप्ड कर रखी थी। मतलब ये सारी चीज़ें इंसानों के दिमाग में अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो बिल्कुल ही हाई लेवल पे पहुंच गई थी। हर कोई जो है इन सारी चीज़ बैकवर्डनेस से, सोशल लेवल से, सुपरस्टिशंस है, ये सारी रिलीजियस बिलीफ है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल जकड़ गए थे। At this time, there arose a class of reformers who were deeply influenced by the ideas of equality, humanism, and the rationalism of the Western philosopher, including the American and French revolutions। फिर क्या हुआ? इसी टाइम में क्या हुआ? कुछ रिफॉर्मर्स निकल कर आए जो कि इन्फ्लुएंस थे किसके जरिए? बाय द आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, ह्यूमनिज्म एंड रेशनलिज्म ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर इंक्लूडिंग द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। कुछ ऐसे इसमें रिफॉर्मर्स निकल के आए जो कि बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस थे किस आइडिया से? कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, रैशनलिज्म होना चाहिए। किससे? जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, जिसमें अमेरिकन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब के जो वेस्टर्न फिलोसोफर और फ्रांस के ये सब फिलोसोफर थे, रेवोल्यूशन हुआ उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो देखी गई, इन लोगों से सीख कही, इन्हीं से क्या हुआ? एक काफ़ी जो है रिफॉर्मर्स निकल के आए और उन लोगों ने इन सब पर काम करना शुरू किया कि सब चीज़ों पर, जैसे कि इक्वलिटी का आइडिया लेकर आए, ह्यूमनिज्म का आइडिया लेकर आए, रैशनलिज्म का आइडिया लेके आए। ठीक है, दीज सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्टेड अ मूवमेंट। और यही जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने क्या किया? मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। दिस मूवमेंट सॉ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन। और यही मूवमेंट क्या हुआ? इससे ही जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई, काफ़ी ग्रोथ हुई। ठीक है, दिस मूवमेंट सॉ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन। इसी मूवमेंट की वजह से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन राइज हुई और ग्रोथ हुई उसकी।
पहला है कंडीशन ऑफ वुमेन। अब कंडीशन ऑफ वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। उस ज़माने में अगर हम बात करें तो वुमेन्स की क्या कंडीशन होती थी। सोशल लाइफ एंड कल्चर इन द 18th सेंचुरी वॉज मार्क बाई स्टैग्नेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द पास्ट। ये कह रहे हैं अगर हम सोशल लाइफ की बात करें और 18th सेंचुरी की और कल्चर की बात करें तो उस ज़माने की ये सारी सोशल लाइफ और कल्चर जो है एक स्टैग्नेशन से मार्क की गई थी एंड डिपेंडेंस ऑन द पास्ट, और पास्ट पर डिपेंड कर रही थी। मतलब कैसा पास्ट है उसी हिसाब से सोशल लाइफ पूरी की पूरी डिपेंड थी। ठीक है, सिंपल क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सोशल लाइफ एंड कल्चर इन द 18th सेंचुरी वॉज मार्क बाय स्टैग्नेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द पास्ट। मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ थी 18वीं सेंचुरी की, वो पूरी की पूरी किस पर रुकी हुई थी, किस पर ठहरी हुई थी, पास्ट के ऊपर। ठीक है, पूरी की पूरी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, पास्ट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, देयर वॉज ऑफ कोर्स नो यूनिफॉर्मिटी। क्या उस ज़माने में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स मतलब बिल्कुल उस ज़माने में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कल्चर की, सोशल पैटर्न्स की ओवर द कंट्री। मतलब कंट्री के ऊपर कोई भी यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं था। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कल्चर सोशल पैटर्न्स कोई वहाँ पर था ही नहीं। इंडिया वॉज प्राइमरीली पार्शियल, क्या पार्शियलचल लिखा है, पैट्रियलचल। ठीक है, दैट इज द फैमिली वॉज डोमिनेटेड बाय द सीनियर मेल मेंबर एंड इनहेरिटेंस वॉज थ्रू द मेल लाइन। मतलब इसके अंदर पहले क्या होता था इंडियन सोसाइटी के अंदर, इंडियन फैमिली के अंदर, कि इंडियन फैमिली जो होगी उसके अंदर जो मेल होगा, मेल मेंबर होगा, जो सबसे बड़ा मर्द होगा वही जो है क्या होगा, वो सीनियर मेल जो होगा वही जो है डोमिनेट करेगा, उसका ही हुक्म चलेगा, वही जो कहेगा वही होगा। एंड इनहेरिटेंस वॉज थ्रू द मेल लाइन, और उसका जो इनहेरिटेंस मतलब अगला जो होगा वो भी ऐसे ही होगा। मतलब औरतों को जो है कोई वो नहीं दिया जा रहा था कि औरतें हेड हों। घर के हेड कौन होते थे, घर के जो हेड होते थे डोमिनेटेड हेड मतलब होता है एक तो जो घर चलाने वाला होता है, एक होता है डोमिनेटेड मतलब वो डोमिनेट कर रहा हो, हर किसी को दबा कर रख रहा हो। ठीक है, क्या था जो इंडियन की फैमिली की अगर बात करें तो उस ज़माने में जो हेड होता था वो कौन होता था, जो सीनियर मेल आदमी होता था, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग और जो मर्द होता था वो क्या करता था, वहाँ पर डोमिनेट करता था, वही क्या करता था, वहीं पर वो डोमिनेट करता था। वुमेन वर सब्जेक्टेड टू नियरली कंप्लीट मेल कंट्रोल, और जो वुमेन थी वो पूरी तरह से कैसे सब्जेक्टेड किए जाती थी, मतलब पूरी तरह से कहाँ किसके कंट्रोल में रहती थी, मेल के कंट्रोल में। जो औरतें होती थी वो पूरी की पूरी आदमियों के, मर्दों के कंट्रोल में रहा करती थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव एज मदर्स एंड वाइफ्स ओनली, और खाली उनसे क्या सोचा जाता था कि वो खाली मदर और वाइफ्स की तरह ही रह सकती हैं। बस उनकी लाइफ, लोग का सोचना क्या था कि उनकी लाइफ क्या है, औरतों की लाइफ क्या है, बस एक माँ की तरह और एक बीवी बन कर ही रहें। ठीक है, बस दो इन दीज रोल्स दे वर शोन अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मगर इस ज़माने में अगर हम बात करें इस रोल में भी बात करें तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनर देनी चाहिए। They were expected to live as mother and wives only. Though in these roles they were shown a great deal of respect and honor, but the women of the time possessed little individuality of their own. While women of the upper classes were not supposed to work outside their homes, peasants women usually work in the field, and women of the poorer classes often work outside their homes to supplement the family income. अभी क्या कह रहे हैं, पूरा इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप है लास्ट में। ये देखिए, बट द वुमेन ऑफ द टाइम possess लिटिल इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर ओन। ये कह रहे हैं अगर हम उस ज़माने की बात करें तो उस ज़माने की अगर वुमेन्स की बात करें तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इंडिविजुअलिटी आती है। सारी वुमेन्स एक जैसी नहीं थी, वुमेन के बीच में कुछ इंडिविजुअलिटी आती है। जैसे कि वाइल वुमेन ऑफ द अपर क्लासेस वर नॉट सपोज टू वर्क आउटसाइड देयर होम। जैसे कि उस ज़माने की अगर बात करें तो जो ऊपर क्लास की वुमेन होती थी, जैसे वो बड़ी क्लास की वुमेन हुई या कोई अमीर औरत हुई, ठीक है, अमीर आदमी की वाइफ हुई या उसकी बेटी हुई, या वो अपर क्लास की है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो लोग जो अपर क्लास की औरतें होती थी वो उन्हें ये नहीं सपोज किया था कि वो घर के बाहर काम करें। ठीक है, पीजेंट वुमेन यूजुअली वर्कड इन द फील्ड एंड वुमेन ऑफ द पुअर क्लास ऑफन वर्क आउटसाइड देयर होम्स टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। और जो पीजेंट वुमेन होती थी, ठीक है, जो गरीब वुमेन होती थी वो लोग जो है बाहर का काम, फील्ड का काम करती थी, और जो पुअर क्लास की यानी जो गरीब औरतें होती थी वो लोग अपने घर का काम तो करना ही करना, उसके साथ साथ बाहर का काम करना होता था। क्यों होता है, क्योंकि वो जो है अपने घर वालों को फैमिली इनकम को प्रोवाइड करने के लिए, फैमिली इनकम को ज़रूरत को पूरा करने के लिए, फैमिली इनकम इतनी नहीं होती थी गरीबों के घर में, तो जो गरीब औरतें होती थी वो लोग बाहर जाकर काम किया करती थी घर पे वो सप्लीमेंट पहुँचा पाएँ। ठीक है, यानी घर की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। द पर्दा वॉज
कॉमन मोस्टली अमंग द हायर क्लासेस इन द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इंडिया के, उस वाले हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से में क्या था, जो पर्दा था वो कॉमनली था। सबसे ज़्यादा हायर क्लासेस के अंदर जो औरतें थीं वो पर्दा करती थीं, ठीक है, मतलब अपना चेहरा ढक कर रखना। इट वॉज नॉट प्रैक्टिस इन द साउथ, मगर ईस्ट वाले साउथ वाले हिस्से में, इंडिया ऐसे है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, वहाँ पर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती थी। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज मेजोरिटी बिलीव दैट एजुकेशन वुड क्रिएट अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन गर्ल्स माइंड। क्या होता था, जो लड़कियां होती थी उन्हें जो है स्कूल नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी यानी ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगे तो वो जो है गलत असर आएगा उनके दिमाग पर पढ़ाई से। क्या सोचते थे लोग बाग, क्या सोचते थे कि लड़कियों के दिमाग पर गलत असर आएगा पढ़ाई से, पढ़ाई का गलत असर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चाइल्ड मैरिज वॉज रैम्पेंट एंड गर्ल्स वर यूजुअली मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। क्या होता था उस ज़माने में, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी और जो लड़कियाँ होती थी उन्हें यूजुअली नॉर्मली अगर देखा जाए छोटे ही उम्र पर ही शादी कर दी जाती थी उनकी। A girl had no say in selection of her husband, while man could keep more than one wife। क्या होता था, एक लड़की को ये हक नहीं होता था कि वो अपना हस्बैंड चूज़ कर सके, उससे पूछा भी नहीं जाता था कि ये हस्बैंड ठीक है या नहीं ठीक है, तुम्हारी पसंद क्या है, कुछ नहीं, बस उसे जो कह दिया वो करना पड़ता था। और यहाँ तक कि वो जो है while man could keep more than one wife, यहाँ तक कि ये होता था कि एक आदमी जो है, मर्द जो है, वो जो है एक से ज़्यादा वाइफ भी रख सकता है, मतलब एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है, मगर वाइफ कुछ नहीं कर सकती उसमें। A woman who died on her husband's pyre was considered virtuous and termed as sati। क्या होता था, एक वुमेन जो कि अपने हस्बैंड्स के पायर पर क्या हो, डाइड हो, मतलब अ वुमेन हु डाइड ऑन हर हस्बैंड्स पायर वॉज कंसिडर्ड वर्चुअस एंड टर्म एज सती। उसे जो है वर्चुअस कंसिडर्ड किया जाता था और उसे टर्म को नाम दिया गया था सती। विडो रीमैरिज वॉज अनहर्ड ऑफ। और यहाँ तक कि जो विडो रीमैरिज थी, मतलब जैसे किसी औरत का हस्बैंड मर गया तो क्या होता था, उसकी दोबारा शादी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, क्या दोबारा शादी नहीं हुआ करती थी। और सती में क्या होता था, जब कोई वुमेन जो है उसका हस्बैंड अगर मर जाया करता था तो उसके साथ साथ उसकी चिता में उस औरत को भी जला दिया जाता था। क्या? उस औरत को भी जिंदा उसकी चिता में जला दिया जाता था। और अगर कोई विधवा औरत है तो उसकी शादी नहीं होती थी दोबारा। और यहाँ जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है पायर, हस्बैंड्स पायर मतलब क्या होता है, जो ये चिता होती है ना, ये जो जगह होती है इसे कहते हैं पायर। तो अ वुमेन हु डाइड ऑन हर हस्बैंड पायर वॉज कंसिडर्ड वर्चुअस एंड टर्म एज सती। इसे जो है वर्चुअस कंसिडर किया जाता था और इसे जो है नाम दिया गया था सती। क्योंकि क्या होता था इस सती मूवमेंट में, मतलब सती मूवमेंट नहीं, सती प्रथा जो कहते हैं इसे, इसका क्या होता था कि जब आदमी को जलाया जाता था, हस्बैंड को जलाया जाता था, तो औरतों को भी उसी के साथ लिटा दिया जाता था, उसी के साथ मार दिया जाता था, उसी के साथ जला दिया जाता था। औरत जिंदा होती थी। ये होता था कि आदमी जो है अगर मर गया तो अब औरत का कोई काम नहीं है, औरत की वजह से मरी है या जो भी है, इनकी अलग अलग फालतू की बातें होती थी। और औरत जो है ज़िंदा नहीं रहती थी, उसके साथ ही जला दिया जाता था। और अगर कोई औरत नहीं भी जलाई गई तो उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी, ठीक है। और उसे इतना बुरा माना जाता था कि इसकी वजह से इसका हस्बैंड मरा है, या ये हुआ है, इसने ही खा गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे ऐसे दिमाग में लोगों के फालतू की मनगढ़ंत बातें थी, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर नॉट परमिटेड टू मिक्स विद ईच अदर। क्या होता था, बॉयज़ और गर्ल्स जो है आपस में मिक्स नहीं होते थे, मतलब एक दूसरे से बात करना, ठीक है, एक दूसरे के सामने आमने आना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पर करा जा रहा था। ऑल मैरिजेज वर अरेंज बाय द हेड्स ऑफ द फैमिली। जितनी भी शादियाँ होती थी वो जो घर का हेड होता था, जो मुखिया होता था, घर का जो सबसे बड़ा होता था, जो हेड होता था, वो मैरिजेज सारी अरेंज करता था कि कहाँ किसकी शादी किससे होगी, कब होगी, ठीक है। मतलब रिश्ते विश्ते जितने भी लगने थे वो सब मैरिज जो कराता था वो कौन सा था, घर का हेड होता था। जो मैन वर परमिटेड टू हैव मोर देन वन वाइफ बट एक्सेप्ट फॉर द वेल ऑफ दे नॉर्मली हैड ओनली वन। ये कह रहे हैं मैन को ये इजाज़त थी कि वो एक से ज़्यादा बीवी भी रख सकता है, मगर एक्सेप्ट फॉर द वेल ऑफ के लिए सिर्फ नॉर्मली हैड ओनली वन, खाली नॉर्मली जो है एक ही होनी चाहिए थी। ऑन द अदर हैंड अ वुमेन वॉज एक्सपेक्टेड टू मैरी ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो औरतों को खाली यही इजाज़त थी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही शादी कर सकती है, चाहे उसका हस्बैंड मर जाए उसके बाद भी। द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज प्रीवेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। और पूरे कंट्री में ये जो कस्टम था, ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा था कि छोटे बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, अर्ली मैरिज में शादी कर दी जाती थी, तो ये पूरे कंट्री में फैला हुआ था। समटाइम चिल्ड्रेन वर मैरिड व्हेन दे वर ओनली 3 और 4 ईयर्स ऑफ एज। क्या होता था, कभी कभी तो इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी बच्चों की, जब वो 3 या 4 साल के होते थे, ठीक है, 3 या 4 साल के होते थे, उनकी शादी पहले से हो जाती थी, फिर वो बड़े हो जाते थे, फिर विदाई होती थी, इस तरह से होता था।
यहाँ जो ये वर्ड यूज़ हुआ है वेल ऑफ, इसका मतलब क्या है? ये जो मैं वर्ड बताता हूँ बीच बीच में, इसीलिए वापस आपको बताता हूँ, अगर निकल जाता है मीनिंग नहीं बताता हूँ तो आप बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है अच्छी आर्थिक स्थिति, मतलब अगर नॉर्मल अच्छी स्थिति है घर की, नॉर्मल अच्छी कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में जो है एक ही वाइफ होती थी, मगर आदमियों को ये इजाज़त होती थी कि वो दोबारा शादी कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, मगर औरतों को पूरी लाइफ टाइम में एक ही शादी करनी है। अगर उसका हस्बैंड मर भी जाए या ज़िंदा रहे, अगर ज़िंदा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है ज़िंदा तो उसका हस्बैंड अगर जब उसकी बर्न किया जाता था उसी के साथ उसे जला दिया जाता था, या अगर नहीं भी जलाया जाता था, वैसे तो जला दिया जाता था, अगर नहीं जलाया जाता था तो वो औरत ऐसे ही पूरे ज़िंदगी कुंवारी रहती थी, मतलब उसकी शादी नहीं होती थी। नेक्स्ट पेज पर आइए। यहाँ पर among the upper classes the evil custom of incurring heavy expenses on marriages and of giving dowry was especially widespread in Bengal and Rajputana। क्या होता था? जो among अपर क्लासेस, जो ऊपर क्लास वाले जो अमीर लोग थे, उसमें क्या होता था कि ये इविल कस्टम था। किसका? इनकरिंग हैवी एक्सपेंसेस और मैरिजेस पर जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शादियों पर। क्या होता था? जितनी भी अपर क्लासेस होती थी वो लोग क्या करते थे, जब शादियाँ करते थे हद से ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, हद से ज़्यादा उसमें दौलत लगाते थे, और बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डाउरी दिया करते थे, मतलब जहेज दिया करते थे। जो दहेज करते हैं, दहेज नहीं होता, जहेज होता है। बहुत सारा दहेज दिया करते थे, ठीक है, जहेज दिया करते। वॉज स्पेशली वाइड स्प्रेड इन बंगाल एंड राजपूताना। और स्पेशली ये कहाँ पर फैला हुआ था? ये बंगाल की बात करें या राजपूताना जो थे, राजपूत जो थे, इन लोगों के अंदर था। ये लोग बहुत अमीर लोग थे वैसे अगर देखा जाए तो, रूलर्स फैमिली थी पहले ये, ठीक है। तो बंगाल और राजपूताना के बीच बात करें तो इस ज़माने में इस जगह पर क्या होता था, जब अमीर लोग जो हुआ करते थे, जो शादी किया करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे और बहुत ज़्यादा जहेज दिया करते थे या लिया करते थे। 2 great social evils of 18th century of India apart from the caste system were the custom of sati and the bad condition of widows। ये 2 ग्रेट जो सिस्टम था सोशल एविल्स का, जो 2 ग्रेट सोशल एविल्स था 18वीं सेंचुरी का इंडिया का, वो क्या था? अपार्ट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम के अलावा वो क्या था? वर द कस्टम ऑफ सती एंड द बैड कंडीशन ऑफ विडोज़ की बैड कंडीशन की बात करें अगर वो, और दूसरी बात करें तो कस्टम ऑफ सती, जो एक कस्टम था, ये तरीका था सती का कि जो आदमी मर गया तो उस औरत को भी उसी के साथ जलाना है, ठीक है। या आदमी मर गया तो उसकी अब औरत की शादी नहीं होगी, पूरे ऐसे कुंवारी रहेगी, बाकी लोगों की तरफ नहीं जाएगी, उनके करीब नहीं बैठेगी, ठीक है। मतलब ये होता था कि अरे ये तो अपने इसका हस्बैंड इसी की वजह से मरा है, ये अपने हस्बैंड इसको खा गई, ये वो बहुत सारी ऐसे बातें होती थी, ठीक है। सती इन्वॉल्व द राइट ऑफ अ हिंदू विडो बर्निंग इट्स हरसेल्फ अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ हर डेड हस्बैंड। क्या होता था सती के अंदर कि जो उसका हिंदू के हिसाब से इन्वॉल्व द राइट ऑफ अ हिंदू, इसमें क्या होता था, जो ये सती मूवमेंट, सती कस्टम जो था, कस्टम ऑफ सती, जो सती का तरीका था, ये हिंदू के अंदर होता था। क्या होता था, जब उनका हस्बैंड मर जाया करता था औरतों का, तो उनकी वाइफ को उसी के साथ उसकी बॉडी को जला दिया जाता था। इट वॉज मोस्टली प्रीवेलेंट इन राजपूताना, बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। अगर ज़्यादातर बात करें तो ये कहाँ पर होता था? राजपूताना के अंदर, राजपूत जो होते थे वहाँ पर, बंगाल जो था उस जगह पर, और नॉर्थन इंडिया के साइड्स में जितने भी लोग थे वो लोग ये सारी चीज़ें करते थे। क्या करते थे कि अगर हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड के साथ साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया। विडोज़ बिलोंगिंग टू द हायर क्लासेस एंड हायर कास्ट कुड नॉट रीमैरी। और जो वो औरतें होती थी जो कि हायर क्लासेस की, हायर कास्ट की होती थी, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। दो इन सम रीजन्स एंड इन सम कास्ट, चाहे किसी भी रीजन्स में, किसी भी कास्ट में। फॉर एग्जांपल अमंग नॉन ब्राह्मण्स इन महाराष्ट्र, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जहाँ पर नॉन ब्राह्मण्स की बात करें वो, या जाट्स हैं, पीपल ऑफ द हिल रीजन ऑफ द नॉर्थ, या विडो रीमैरिज वॉज कॉमन। इनमें क्या होता था, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि यहाँ पर अभी क्या बताया, विडो बिलोंगिंग्स टू द हायर क्लास एंड हायर कास्ट कुड नॉट रीमैरी दो इन सम रीजन्स एंड इन सम कास्ट। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कुछ जो विडो होती थी हायर क्लासेस की, हायर कास्ट की, उनकी शादी दोबारा नहीं हुआ करती थी। अगर हम कुछ रीजन या कुछ कास्ट की बात करें तो जैसे कि नॉन ब्राह्मण्स हैं महाराष्ट्र के, या जाट्स हैं, या पीपल ऑफ हिल्स के, हिल रीजन के हैं नॉर्थ में, या विडो रीमैरिज वॉज कॉमन। यहाँ पर क्या होता था, विडो रीमैरिज कॉमन होती थी। द लॉट ऑफ द हिंदू विडो वॉज यूजुअली पिटिएबल। क्या होता था, जो ज़्यादातर जो हिंदू विडो होती थी वो क्या होती थी, पिटिएबल होती थी उनकी कंडीशन, ठीक है। कैसी होती थी, पिटिएबल। पिटिएबल मतलब जिस पे दया आए, ऐसी कंडीशन थी ज़्यादातर हिंदू औरतों की, जैसे देखकर दया आ जाएगी, ऐसी पिटिएबल कंडीशन थी, ठीक है, तरस आने वाली कंडीशन। देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन हर क्लोथिंग, डाइट, मूवमेंट एक्सेट्रा। क्या हुआ करता था, अब जैसे किसी का हस्बैंड मर गया तो ऐसे नहीं कि चुपचाप उसे जीने देंगे, इतनी आराम से नहीं जीने देते थे कि अब तुम कहीं भी जाओ, घूमो अकेले, तुम्हारा वाइफ हस्बैंड नहीं है तो तुम्हारी अब शादी नहीं होगी, ये ठीक है, बस अब खाली शादी नहीं होगी, तुम कुछ भी कर सकती हो, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब उस शादी तो होती नहीं थी, साथ साथ उसके साथ साथ उनकी जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। कैसी रिस्ट्रिक्शंस की, अपने कपड़े ऐसे पहनने हैं, खाली सफ़ेद पहनोगे कपड़े, तुम खाने में जो है
टेस्टी खाना नहीं खा सकती, फीका खाना खाना है। ये बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, वहाँ नहीं बैठ सकती, किसी मर्द को नहीं देख सकती, मर्द के सामने नहीं आ सकती, या तुम्हारी ये ऐसे इस कमरे में रहना है, अच्छे बिस्तर, अच्छे गद्दे, चप्पल नहीं पहननी है, नंगे पैर चलना। ये सारी चीज़ें क्या होता था, विडो के साथ होता था। मतलब पहले तो उसकी शादी नहीं हो सकती दूसरे आदमी से अब दोबारा, और उसके साथ साथ अब शादी नहीं हो सकती तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था। बहुत ज़्यादा उसके ज़िंदगी में पाबंदियाँ लगा दी जाती थी, जैसे कि तुम चप्पल नहीं पहन सकते, बहुत सारी ऐसे अलग अलग तरीके होते थे। ठीक है, टेस्टी खाना नहीं खा सकते, तुम गद्दे पे नहीं सो सकते, चटाई पर सोओगे, या इस कमरे में नहीं सो सकते, तुम्हारा कमरा ऐसा रहेगा, सबसे दूर रहेगा, इस तरह से। ठीक है, in general she was expected to renounce all the pleasure of the earth and serve selflessly the member of her husband's on her brother's family depending on where she spent the remaining year of her life। क्या ये कह रहे हैं, जनरल अगर देखा जाए तो she was expected to renounce all the pleasure of the earth, कि वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था उससे कि वो पूरा जो अर्थ का प्लेजर है, जितने भी उसके अर्थ के जितनी भी प्लेजर वाली चीज़ें हैं वो क्या है, टू रिनाउंस ऑल द प्लेजर, मतलब सब जो है, रिनाउंस मतलब भुला देना, कि सारे जो अर्थ के प्लेजर्स हैं वो सब तुम्हारे लिए ख़त्म हैं, और तुम्हें अब ज़िंदगी में तुम्हारी कोई भी चीज़ें जो अर्थ की जितनी भी मज़े वाली चीज़ें हैं वो सब ख़त्म तुम्हारे लिए। ठीक है, ऑफ द अर्थ एंड टू सर्व सेल्फलेसली द मेंबर ऑफ हर हस्बैंड्स ऑन और हर ब्रदर्स फैमिली डिपेंडिंग ऑन वेयर शी स्पेंड द रिमेनिंग ईयर ऑफ हर लाइफ। और जो पूरी ज़िंदगी अब बची है वो कहाँ करनी है, या तो फिर अपने हस्बैंड के घर या अपने ब्रदर के घर, जहाँ पर भी अब वो रुकी है वहाँ पर क्या करना है, बस उन्हीं की सेवा करनी है। ठीक है, पूरी ज़िंदगी अब जो बाकी बची है क्या करना है, या तो फिर अपने ब्रदर के घर या अपने हस्बैंड के घर, जहाँ पर उसका हस्बैंड जहाँ का था, जहाँ की वो बहू थी, ठीक है, जिस आदमी की वाइफ थी, अब उसका हस्बैंड मर गया तो उसके हस्बैंड के घर वाले जो हैं उनकी बस पूरी ज़िंदगी अब सेवा करनी है और कुछ नहीं। जितने भी मज़े की चीज़ें हैं, घूमना फिरना, खाना, टेस्ट लेना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, चूड़ी पहनना अच्छे अच्छे, ठीक है। औरतों में क्या होता है, फैशन मतलब अगर हम बात करें कपड़े, चूड़ी और झुमके, बाली, ये सब तो होता है। ठीक है, ज्वेलरी है जैसे, मगर ये सारी चीज़ें हटा दी जाती थी। बस एक वाइट कपड़ा पहन लो, ठीक है, कुछ नहीं पहनोगे, चूड़ी भी नहीं, खाने में तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, फीका खाना मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें होती थी बस। और क्या करना था, घर वालों की बस सेवा करनी थी। घर वालों ने ये कहा वो जाके फ़ौरन वो करो, घर वालों ने ये कहा तो वो जाके करो। इस तरीके से जो औरतें जिनके हस्बैंड मर जाया करते थे उनका बहुत बुरा हाल होता था। कास्ट रिडेन सोसाइटी, अब कास्ट रिडेन सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी वॉज स्ट्रिक्टली डिवाइडेड ऑन द लाइंस ऑफ कास्ट। जैसे कि हम सभी को पता है, अगर कास्ट के हिसाब से, कास्ट के बेसिस पर जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिवाइड थी, बहुत ज़्यादा सख्तली डिवाइड थी, पूरी तरीके से मतलब बांट रखा था। ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ द कास्ट हायरार्की, ब्राह्मण्स एंड क्षेत्रियाज वर टाइम एज द अपर कास्ट। क्या होता था, जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स जो होते थे वो जो है टॉप कास्ट में होते थे। कास्ट हायरार्की में जो कास्ट बनाई गई थी, अलग अलग जो कास्ट सिस्टम बनाए गए थे, अलग अलग जो कास्ट डिवाइड की गई थी, उसमें सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स के साथ साथ जो क्षेत्रियाज होते थे, के लिखा है मगर शाह से पढ़ते हैं SH, ठीक है। क्षेत्रियाज जो होते थे वो दोनों ही अपर कास्ट में आते थे। ट्रेडर एंड मनी लेंडर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वेश्याज, और जो ट्रेडर और जो मनी लेंडर होते थे वो सब किसकी कैटेगरी में आते थे, वेश्याज में। कौन कौन होते थे, ब्राह्मण, क्षेत्रियाज, वेश्याज और शूद्राज, ठीक है। तो क्षेत्रियाज और जो ब्राह्मण होते थे वो अपर कास्ट होते थे, ट्रेडर, मनी लेंडर ये सब जो होते थे ये वेश्यास होते थे, और मतलब जो अलग अलग ग्रुप बनाया था ना, ठीक है। ऐसे ही फिर पीजेंट एंड आर्टिसन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शूद्रास, और जो पीजेंट्स और आर्टिसंस होते थे वो किसकी कैटेगरी में आते थे, शूद्रास की कैटेगरी में, ठीक है। आउट ऑफ द शूद्रास सर्टेन सब कास्ट आर टर्म अनटचेबल्स, और कुछ शूद्रास के अंदर ही कुछ ऐसे कास्ट हुआ करती थी जिन्हें अनटचेबल टर्म दे दिया करते थे कि अनटचेबल है, अछूत है, ये छू नहीं सकता किसी को, ठीक है। ये जो है बिल्कुल, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर जो बिल्कुल ही गरीब हुआ करते थे उन्हें जो है अनटचेबल्स कर दिया करते थे, ये लोग अनटचेबल मानते थे। These were those people who manually cleaned toilets and carried human excrete on their head for disposal in drain etc. अब अनटचेबल्स किसे कहा जाता था, ये वो लोग होते थे जो मैनुअली क्या करते थे, किसी के घर में टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, नाले साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, या जो डिस्पोज करने के लिए क्या होता था, डिस्पोजल ऑफ ड्रेन एक्सेट्रा, मतलब जो है अब कचरा लेकर अपने सर पर लेके जा रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं, ठीक है, या ह्यूमन एक्सक्रीट है उसे जो है लेकर जा रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। पहले क्या होता था, नालियाँ तो ऐसी होती नहीं थी, ठीक है, तो ऐसे गड्ढे हुआ करते थे जिसमें वॉशरूम की जगह गड्ढे बनाए जाते थे, गटर नहीं होते थे घरों में, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था प्रॉपर, तो वो गड्ढे जो है उसकी सफाई हुआ करती थी। तो जो लोग सफाई करते थे उन्हें ऐसा मानते थे कि अब ये लोग गंदा काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, ये टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, या गोबर उठा रहे हैं भैंसों की उसमें साफ़ कर रहे हैं, हल ये जैसे कि हम बात करें
कोई डेयरी है वहाँ पर काम करवा रहा है, ठीक है। तो अब वो गरीब लोग हैं, वो अपना पेट भरने के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी के घर में आके टॉयलेट्स जो है धोकर जा रहे हैं, ठीक है, उनकी नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, उनके कुएं में अगर जानवर मर गया तो वो निकाल रहे हैं, जानवर मर गया तो वो फेंक के आएंगे, दफना के आएंगे। तो ये सारे काम अब वो मजबूरन कर रहे हैं, मगर लोग बाग क्या सोचते थे कि अब ये लोग गंदा काम कर रहे हैं, तो ये लोग जो है नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, ये लोग गंदगी साफ़ कर रहे हैं, तो ये लोग अछूत हो गए हैं, ये लोग हमें छुएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, ठीक है, हमारे कपड़े को छुएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो ये एक लोगों की माइंडसेट बन गया था। अनटचेबल वर नॉट अलाउड टू शेयर कम्युनल स्पेस, और जो अनटचेबल्स होते थे वो लोग अलाउ नहीं थे कि वो अनटचेबल जो हैं वो नॉर्मल लोगों के साथ आकर बैठ जाएं, ठीक है, कम्युनल स्पेस शेयर करने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स, और यहाँ तक कि वो टेम्पल्स में, मंदिरों में आकर पूजा भी नहीं कर सकते थे, उन्हें ये भी इजाज़त नहीं दे रखी थी कि तुम मंदिरों में आके पूजा कर लो। दे वर नॉट अलाउड वाटर फ्रॉम द विलेज वेल्स, और गांव के कुएं से यहाँ तक के पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, उनका अलग एक कुआं होता था। इवन वाइल एंटरिंग द विलेज दे हैड टू वार्न अदर्स, और क्या होता था, यहाँ तक कि अगर वो किसी गांव में घुस रहे हैं, किसी गांव में एंट्री ले रहे हैं, तो दूसरे को वार्न कर दें कि हम आ रहे हैं, तो लोग बाग साइड हट जाएँ, कहीं वो छू ना जाएँ, ठीक है। अब सोचिए कितना ज़्यादा बुरा हाल था उस ज़माने में कि अगर कोई जो है, जिसे यहाँ पर कहते हैं जो हमारे जो सड़कें साफ़ करते हैं या नालियाँ क्लीन करते हैं, तो अब तो ये लोग हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, मगर उस ज़माने में ऐसा होता था कि अगर वो लोग आ रहे हैं गांव में, किसी वजह से कुछ काम है, सफाई करने भी आ रहे हैं, तो पहले से वो लोग बताते थे कि हम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि पहले हमें बता देना, कहीं तुम हमें छू दो, कहीं हमारे कपड़े में लग जाओ, या ये जो भी हो, मतलब लोग बाग दूर भागते थे उनसे, ठीक है। ऐसा लगता था कि लोग बाग कि वो बीमारियाँ लेके आ रहे हैं, कुछ वायरस लेके आ रहे हैं, ऐसे भाग रहे हों। सम एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स, अब ये कुछ एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स निकल कर आए, जैसे यहाँ पर है द मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैड थ्रोन अप अ गैलेक्सी ऑफ हायर एजुकेटेड एंड टैलेंटेड लीडर ऑल ट्राइंग टू रिवाइव अमंग द इंडियन पीपल अ फेथ इन देमसेल्फ। क्या हुआ, जो मूवमेंट ये रिफॉर्मेशन का और मॉडर्नाइजेशन का शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, हैड थ्रोन अप गैलेक्सी ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड टैलेंटेड लीडर, जो हाईली एजुकेटेड और टैलेंटेड लीडर निकल के आए, ये सब क्या करना, इन लोगों ने ही क्या किया, ट्राइंग टू रिवाइव अमंग द पीपल अ फेथ इन देमसेल्फ, जो लोगों के दिलों में, जो लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, उनके अंदर ही फेथ पैदा किया, भरोसा पैदा किया कि ठीक है, उन्हें समझाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि ये सब चीज़ें क्या हैं, गलत क्या है, ठीक है। ऑन द सरफेस दिस कंस्टिट्यूटेड आ ट्रेमेंडस विक्ट्री, और अगर हम सरफेस की बात करें तो इसमें जो है एक ट्रेमेंडस विक्ट्री कंस्टिट्यूट है, शामिल है, मतलब इवन इफ़ आ रिवोल्यूशन वर टू टेक प्लेस द रिजल्ट वुड नॉट हैव बीन बेटर। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि अगर हम बात करें कोई रिवोल्यूशन होता है तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा जो है अच्छा नहीं होता। द लीडर ऑफ द मूवमेंट इंक्लूड राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और रामकृष्ण परमहंसा एंड सम अदर्स। अब ये कुछ लीडर्स के नाम दिए जिन लोगों ने इन सब चीज़ों पर काम किए, कि जैसे चाइल्ड मैरिज हटाना और विडो मैरिज को स्टार्ट करना, ठीक है, सती मूवमेंट को ख़त्म करना, सती प्रथा थी, सती का जो तरीका था कि आदमी मर गया तो उसकी औरत को भी जलाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो इन लोगों ने आए, और ये जो रिफॉर्मर्स थे इन लोगों ने आए और इन लोगों ने इन सब पर काम किया कि ये सारी चीज़ें हटाई जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले हैं, यहाँ पर पहला हेडिंग है राम मोहन रॉय, यानी राजा राम मोहन रॉय एंड ब्राह्मो समाज। क्या? ब्राह्मो समाज। देखिए, मैनी इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स इनिशिएटेड सम मेजर चेंजेस इन सोशल प्रैक्टिसेस। क्या है कि काफ़ी इंडियन रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म्स ग्रुप थे, यानी रिफॉर्मर का ग्रुप था जो कि जिन्होंने क्या शुरू किया, मेजर चेंजेस और सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर जो काफ़ी, जो हमारे इंडिया के अंदर सोशल प्रैक्टिसेस की जा रही थी, सोसाइटी के अंदर जो ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही थी, फालतू की बातें जो कर रहे थे लोग बाग, फालतू की मनगढ़ंत चीज़ें जो कर रहे थे, इन चीज़ों के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस शुरू कर दिए। द सेंट्रल फिगर इन द अवेकनिंग वॉज राम मोहन रॉय, और इसमें जो ये जगाने का, लोगों को बताने का जो सेंट्रल फिगर, जो लोग इसमें जो सेंट्रल फिगर थे जिन्होंने शुरुआत की थी, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। और कब से कब तक इनकी डेट दी हुई है? राजा राम मोहन रॉय, मतलब ये इनकी ये जो डेट दी होती है किसी के आगे, इसका मतलब होता है ये इनकी बर्थडे है और इनकी डेथ डे है, ठीक है। तो ये जो है ये सेंट्रल फिगर थे। इसमें अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना, लोगों को जगाने के लिए जो मेन काम शुरू हुआ था, रिफॉर्मर्स जो निकल कर आए थे, इसमें ये सेंट्रल फिगर थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये कहाँ थे? ये एक राजा थे, इनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने क्या क्या शुरू किया? जैसे कि हम सभी को पता है कि चाइल्ड मैरिज और सती मूवमेंट की, सती औरत को जला दिया था। इन सब चीज़ों को लोगों को समझाने
इन्होंने शुरू किया था, लोगों को जगाना शुरू किया कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो ही वॉज मूव बाई डीप लव फॉर हिज पीपल एंड कंट्री एंड वर्क हार्ड ऑल हिज लाइफ फॉर देयर सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल रीजनरेशन। क्या हुआ, ये जो है इन्होंने जो है लोगों के दिलों में अपना प्यार, लोगों के दिलों में इज्जत और मतलब अपने लोगों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा की, लोगों को जो है और कंट्री के अंदर मतलब ये जो है इन्होंने क्या किया, लोगों के दिलों में लोगों के सामने अच्छे बने, लोगों की मदद की, उनके जो है सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा मदद की, ठीक है। उन्होंने बहुत मेहनत की कि ये सारी चीज़ें चेंज की जा सकें। ही वॉज बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली इन बंगाल इन 1772। और इनकी पैदाइश कब हुई थी, कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली थी, मतलब ये ब्राह्मण फैमिली के थे जो कि बंगाल में 1772 में इनकी 1772 में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। पैदाइश कहाँ पर हुई थी, ये भी ब्राह्मण फैमिली के थे, यानी अपर कास्ट फैमिली के थे, जो सबसे हायर क्लास मानी जाती है, सबसे ऊँची क्लास की फैमिली मानी जाती है, उसकी फैमिली में पैदा हुए थे। उसके बाद भी इन्हें लगा कि लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इन्होंने अपना ये मेहनत की और लोगों को समझाया। राम मोहन रॉय वॉज अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड इंग्लिश। और जो राम मोहन रॉय थे वो स्कॉलर थे किसके, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश, यानी उन्हें पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश भी आती थी। ही न्यू मैनी अदर लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, ग्रीक, हेब्री, फ्रेंच एंड लैटिन। और यहाँ तक कि इन्हें और भी काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि संस्कृत आती थी, इन्हें ग्रीक आती थी, हेब्री आती थी, हेब्रियू है, फ्रेंच है, लैटिन है, ये सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। कौन कौन सी, पहले यहाँ पर देखिए, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, संस्कृत, ग्रीक, हेब्रियू, फ्रेंच और लैटिन, ये सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। ही डिड द ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद्स इन बंगाली, इंग्लिश एंड इंडिया। और यहाँ तक कि इन्हें बंगाली भी आती थी, इंग्लिश एंड हिंदी में, यानी बंगाली, इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने क्या किया, जो उपनिषद जो है उसे जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया। एंड रॉट कमेंट्रीज ऑन वैदिक सूत्रास। और जो वैदिक सूत्रास हैं उसकी कमेंट्रीज भी इन्होंने, उसके ऊपर कमेंट्रीज भी लिखी हुई हैं। He established close contact with Christian missionaries and entered into the service of the East India Company। क्या हुआ, इन्होंने जो है अपना क्लोज कांटेक्ट और किससे बनाया, मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके साथ भी इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुक थे। और इन्होंने किस में काम किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। मतलब ये काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। अब क्या था कि ये गांव के लोग इंडियन, अब हमें पता है कि पढ़ना लिखना ये सब जो है चाहते ही नहीं थे, और चाहते भी थे तो ये था कि ये तो जो बाहर के लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, उनकी चीज़ें हैं। तो लोग बाग क्या होता था इंडिया के अंदर ज़्यादा बस पैसा कमाना, किसानी करना, खेती करना, कैसे भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे उन्हें लगा दिया जाता था, जाओ तुम भी काम करो, पैसा लाओ, घर में पैसा ला के दो। पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। मगर राजा राम मोहन जो रॉय थे ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे, तो इन्हें लगा कि जो है ये सारी चीज़ें गलत हैं। जैसे कि हम सभी को पता है पढ़ने से इंसान का दिमाग खुलता है, उसे सही गलत का अंदाज़ा होता है, ठीक है। ही इस्टेब्लिश्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एंटर्ड इनटू द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या हुआ, इन 1828 ही फाउंडेड द ब्राह्मो सभा। इन्होंने 1828 में 1828 में इन्होंने ब्राह्मो सभा इस्टेब्लिश की, ब्राह्मो सभा फाउंड की, शुरुआत की। द मुगल एम्परर हैड बेस्टोर्ड ऑन हिम द टाइटल राजा। और एक मुगल एम्परर था, उन्होंने इन्हें एक टाइटल दिया, राम मोहन रॉय क्या है, इनका नाम है राम मोहन रॉय, मगर इन्हें एक टाइटल मिला था राजा। अब जो राजा 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 कहते हैं ना, राजा राम मोहन रॉय, ऐसा नहीं था कि ये कोई रूलर थे, कोई कहीं के राजा थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ये राजा थे, तो ये मैंने गलत बोल दिया था, बल्कि ये था कि इन्हें ये टाइटल दिया गया था। क्या दिया गया था, टाइटल दिया गया था। मतलब टाइटल क्या होता है, जैसे कि अब कोई शायर है, जैसे शायर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जो है अपने नाम, उनके स्पेशल नाम मिलते हैं उन्हें, ठीक है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो हाली जो है मिल गया, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अपने क्या है स्पेशल नाम, पेन नेम मिलते हैं। इसी तरह से जो है जैसे सर सैयद अहमद खान, तो सैयद अहमद खान उनका सर नाम नहीं था, सैयद अहमद खान नाम था, मगर सर का टाइटल उन्हें दिया गया था। मतलब किसी काम के बेस पर कोई अच्छा कर्म करोगे तुम, तो हो सकता है कुछ लोग तुम्हें जो है टाइटल दे दें, कोई अच्छा नाम दे दें जिसकी नाम की वजह से आपको जाना जाए, ठीक है। तो ऐसे ही इन्हें नाम दिया गया था। किसने दिया था यहाँ, द मुगल एम्परर हैड बेस्टोर्ड ऑन हिम द टाइटल राजा। एक मुगल एम्परर था, मुगल का एक राजा था जिसने इन्हें टाइटल दिया राजा। जब से इन्हें राजा राम मोहन रॉय के नाम से पूरा जाने लगे। वैसे इनका असली नाम क्या है, राम मोहन रॉय। He went to England and after returning to India he renamed this organization as ब्राह्मो समाज। फिर क्या हुआ, ब्राह्मो सभा से ब्राह्मो समाज इन्होंने नाम चेंज कर दिया। कब, जब वो इंग्लैंड गए और वहाँ से जब इंडिया वापस आए तो इन्होंने ब्राह्मो सभा हटाकर ब्राह्मो समाज नाम कर दिया।
ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, 1 इन बंगाली एंड 1 इन पर्शियन। क्या हुआ, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, अखबार शुरू करिए, अखबार जारी किए, जो कि एक बंगाली में था और एक पर्शियन में, ठीक है, मतलब एक बंगाली में छपता था और एक पर्शियन लैंग्वेज में। द ब्राह्मो समाज स्टार्टेड द ब्राह्मो मूवमेंट, और जो ब्राह्मो समाज था उसमें क्या शुरू हुआ, एक ब्राह्मो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द ब्राह्मो समाज बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ब्राह्मो समाज लाने का मकसद क्या था, ब्राह्मो समाज में क्या चीज़ होती थी, ब्राह्मो समाज लाने का मकसद ये था, इन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया था तो ये इसका मकसद ये था कि इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, हर मज़हब को बराबरी से देखना है, हर मज़हब क्या है, बराबर है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ राम मोहन रॉय इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स वॉज द एबोलिशन ऑफ सती बाय द ब्रिटिश इन 1828 एंड थ्रू हिज एफर्ट। क्या था जो सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने हासिल की थी राम मोहन रॉय ने, उनकी अचीवमेंट में क्या था सबसे बड़ी चीज़, कि सोशल रिफॉर्म्स के फील्ड में इन्होंने जो है सती मूवमेंट जो था, सती का तरीका जो था, सती वाला तरीका वो हटा दिया ब्रिटिश की मदद से 1829 में, यानी 1829 में इन्होंने क्या तरीका हटा दिया, वो जो औरतें जला दी जाती थी आदमियों के साथ, जब आदमी की डेथ हो गई तो जिंदा औरत उसके साथ जला दी जाती थी, इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी एफर्ट्स के साथ क्या किया, ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल की कि ये चीज़ हटा दी। और जो आदमी हस्बैंड जो जल जाया करते थे, मर जाया करते थे, उसके साथ औरतों को जलाया जो जाता था, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई, रोक दी गई। द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज्ड अ बैन ऑन अर्ली चाइल्ड, और यहाँ तक के जो गवर्नमेंट थी उसने भी एक बैन लगा दिया गया था अर्ली चाइल्ड। फिर पेज नंबर 58 पर देखिए, अर्ली चाइल्ड मैरिज होगा, अर्ली चाइल्ड मैरिज इन 1872। क्या हुआ, अब पीछे आइए एक बार देखिए, पीछे आइए यहाँ पर 1829 यानी 1879 में ही इन्होंने क्या ख़त्म किया, सती मूवमेंट ख़त्म किया, जो सती वाला तरीका था कि आदमियों के साथ औरतों को जलाया जाता था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की मदद से इन्होंने क्या किया, और क्या किया, जो चाइल्ड मैरिज थी वो बंद कर दी। मतलब जो बचपन में ही छोटी से बच्चों की शादी हो जाया करती थी, ऐसा होता था ना कि 4-5 साल के बच्चे हैं, रिश्तेदारों में एक लड़का है एक लड़की है, बचपन में ही शादी कर दी कि अब तो तुम बड़े हो, मतलब अब वो दोनों क्या हुआ, अब ऐसा होता था कि कोई खाला है, चाचा है, चाची है, जो भी है, ठीक है, या पड़ोसी है, जो भी है, हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब 2 बच्चों की शादी कर दी जाती थी, एक लड़का एक लड़की, 4 साल के, 5 साल के, एक 3 साल का, एक 3 साल की, 5 साल का बच्चा, दोनों की शादी हो गई, ठीक है। फिर क्या होता था, शादी इसलिए कर दी जाती थी कि अब बड़े होकर भी दोबारा इन्हीं से ही शादी होगी, यही आपस में हस्बैंड वाइफ बनेंगे, ठीक है। और अगर वो बच्चा बचपन में ही मर गया तो उस लड़की की शादी तो होनी नहीं है, क्योंकि फिर तो वो विडो में आ गई। तो इस तरह से फिर वो अनाथ मतलब अब क्या हो गई, उस औरत का मतलब अभी तो बच्ची है वो, अगर बच्चा लड़का जो है वो बचपन में मर गया तो वो लड़की की शादी तो बड़ी होने तक नहीं होगी, ठीक है, फिर वो ऐसे ही रहेगी, विडो रहेगी। तो ये सारी चीज़ें चाइल्ड मैरिज जो है ख़त्म करी गई और इस पर बैन लगाया गया, रोक लगाई गई 1872 में ही। द समाज ओपनड वेरियस स्कूल्स फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड मैनी अदर वोकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर बॉयज़। क्या हुआ, जो समाज था, जो ये लोग थे, इन लोगों ने फिर काफ़ी क्या किया, काम शुरू किया, और क्या शुरू किया काम कि वेरियस स्कूल्स ओपन किए गए, काफ़ी स्कूल एजुकेशन बनाए गए जो कि लड़कियों के लिए, और काफ़ी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए लड़कों के लिए। मतलब अब लड़कियाँ भी पढ़ने जाने लगी और लड़के भी पढ़ना शुरू कर दिया। Despite ridicule and opposition from Orthodox Hindu, Ram Mohan Roy succeeded in opening branches of Brahmo समाज in different part of the country। क्या हुआ, ये नहीं था कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उन्हें जो है रिडिक्यूल या अपोजिशन करके, इसका ऐसा नहीं था कि मतलब ये होता है ना, अब जो है आप किसी की चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो वो आपके अपोजिशन में आएगा, आपके खिलाफ आएगा, ठीक है। मगर राम मोहन रॉय जो सक्सेड हुए, इसमें कामयाब हुए, इन ओपनिंग ब्रांचेज ऑफ ब्राह्मो समाज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि वो ब्राह्मो समाज के अलग अलग जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट में बना दें। मतलब इंडिया की हमारी जो कंट्री थी उसके अंदर अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या किया, उसकी ब्रांचेज बनाई। His belief in the brotherhood of mankind had again brought him to England। और फिर क्या हुआ, इनका जो भरोसा था कि जो इंसान है उसमें भाईचारगी होनी चाहिए, ये दोबारा से इसकी वजह से इंग्लैंड गए। एज इफ ऑर्डर्ड बाय डेस्टिनी, जैसे कि ये ऑर्डर था डेस्टिनी के ज़रिए, ठीक है। सून देयर आफ्टर राम मोहन रॉय पास अवे एट ब्रिस्टल इन इंग्लैंड इन 1833। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड जो है दोबारा गए, ऐसा लग रहा था कि उनकी जो डेस्टिनी थी, जो उनका खात्मा था, जो उनकी आखिरत थी, जो उनकी आखिरी दिन था, वो उन्हें बुला रहा था। और वहीं पर फिर क्या हुआ, ब्रिस्टल जगह है इंग्लैंड के अंदर, 1833 में यानी 1833 में उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। क्या हुआ, 1833 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर क्या है 1829 में उन्होंने जो है ये सती मूवमेंट ख़त्म किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1872 में क्या हुआ, 1872 में फिर जो गवर्नमेंट के ज़रिए चाइल्ड मैरिज भी बंद कर दी गई और 1833 में इनकी डेथ हो गई थी इंग्लैंड में। दूसरे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये भी एक रिफॉर्मर ही थे हमारे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे वैसे ही ये भी एक रिफॉर्मर हैं, ठीक है, मतलब थे, अब तो नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बोर्न इन अ पुअर ब्राह्मण फैमिली इन 1820, यानी 1820 में एक गरीब ब्राह्मण फैमिली, वैसे ब्राह्मण अपर कास्ट की हायर कास्ट की मगर तब भी गरीब ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे ये, ठीक है, 1820 में। ही स्ट्रगल थ्रू हार्डशिप टू एजुकेट हिमसेल्फ एंड इन द एंड रोज इन 1851 टू द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपलशिप ऑफ द संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। क्या हुआ, इन्होंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में और अपने आप को किसी तरह से इन्होंने पढ़ाया और फिर आखिरत में एंड में क्या हुआ, 1851 में ये किस पोजीशन पे आए, प्रिंसिपल बन गए किस स्कूल में, संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में था, यानी अब जो हम कोलकाता कहते हैं तो उस ज़माने में कलकत्ता कहा जाता था। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल की पोस्ट मिली इन्हें, कौन से कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता का, वहाँ पर 1851 में इन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया। द टाइटल विद्यासागर वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, और जो इनका नाम है वो है ईश्वर चंद्र, और जो इनका विद्यासागर जो इनका टाइटल है ये कन्फर्ड किया गया था मतलब दिया गया था ऑन हिम इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज सर्विस टू द कॉलेज। जो कॉलेजेस के अंदर जिन्होंने सर्विसेज की उसकी वजह से इन्हें जो है ये टर्म मिला था, एक टाइटल मिला था विद्यासागर। नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम क्या था, ईश्वर चंद्र, टाइटल क्या मिला था, विद्यासागर। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट हु पजेस्ड इमेंस सिंपैथी फॉर द पुअर, द अनफॉर्चुनेट एंड द ऑप्रेस्ड। क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्ट थे, बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, मतलब एक होता है ह्यूमनिस्ट का मतलब जो इंसान में आपस में प्यार मोहब्बत बांटने वाला, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत हो, ठीक है। हु पजेस इमेंस सिंपैथी, जो कि गरीबों के लिए, ठीक है, अनफॉर्चुनेट एंड द ऑप्रेस, मतलब जो अनफॉर्चुनेट जो ऑप्रेस लोग हैं, दबाए हुए कुचले हुए गरीब लोग, उन लोगों के लिए सिंपैथी शो करते थे बहुत ज़्यादा। He opened the gates of the Sanskrit college to non-Brahmin students, for he was opposed to the monopoly of Sanskrit study that the priestly caste was enjoyed at that time। क्या था, इन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज के अंदर नॉन ब्राह्मण जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी बुलाया और उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए। फॉर ही वॉज अपोज टू द मोनोपोली ऑफ संस्कृत स्टडीज़। क्या, जो इन्होंने जो है मतलब लोगों के खिलाफ गए। क्या होता था कि जो ये संस्कृत कॉलेज था सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ही था कि वही लोग पढ़ सकते हैं, मगर इन्होंने जो है उन लोगों के खिलाफ जाकर क्या हुआ कि लोगों को कहा कि आप वो लोग भी, दूसरे जो बच्चे थे, दूसरे स्टूडेंट्स थे, वो भी आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपोज टू द मोनोपोली ऑफ संस्कृत स्टडी दैट द प्रीस्टली कास्ट वॉज एंजॉय एट दैट टाइम। और किसके खिलाफ गए कि वो जो उस ज़माने में जो प्रीस्टली कास्ट थे, जो उस ज़माने में इंजॉय कर रहे थे, जो संस्कृत स्टडीज़ का खाली की जो ब्राह्मण्स हैं वही पढ़ रहे थे, वो उसके खिलाफ गए और सभी स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे खोले गए। अबव ऑल ही इज़ रिमेंबर्ड ग्रेटफुल बाई हिज कंट्रीमैन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियाज़ डाउन ट्रोडन वुमेनहुड। और इसके अलावा अगर देखे जाए तो ये जो है और जो है बाकी बड़े कामों के लिए जाने जाते हैं, जो कि इन्होंने औरतों के लिए काम किए हैं, ठीक है। औरतों के जो दर्जा बढ़ाया है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, काम किया है, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। ही वेड अ लॉन्ग स्ट्रगल इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। और इन्होंने काफ़ी जो है लड़ाइयाँ की, काफ़ी जंग, मतलब लड़ाइयाँ की मतलब ऐसा नहीं कि तलवार लेके चले, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की और कोशिश की कि किसी तरह से विडो रीमैरिज अलाउ कर दी जाए। और क्या इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, जैसे कि जो औरत जिसका हस्बैंड मर जाया करता था उसकी शादी नहीं हुआ करती थी, तो ये चाह रहे थे कि अब उसे ये हक मिल जाया करे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सके और दोबारा शादी कर सके। हिज ह्यूमनिज्म वॉज अरोज टू द फुल बाय द सफरिंग ऑफ द हिंदू विडोज़। और जो इनकी ह्यूमनिस्ट थी ये पूरी तरह से किससे भरी हुई थी, जो सफरिंग थी हिंदूज़ विडोज़ की, उससे भरी हुई थी। टू इम्प्रूव देयर लॉट ही गेव हिज ऑल। और ये सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए, सारी चीज़ें बेहतर करने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ जो है इसमें लगा दिया, मतलब अपनी हर एक चीज़ इसमें सब तरह की मेहनत लगा दी कि विडो रीमैरिज हो जाए। ही रेज हिज पावरफुल वॉइस बैक्ड बाय द वेट ऑफ इमेंस ट्रेडिशनल लर्निंग। और ये कह रहे हैं जो इनकी पावरफुल वॉइस थी, इन्होंने इसे उठाई, अपनी आवाज़ ऊपर करी, आवाज़ उठाई किसकी मदद से, जो कि इन्होंने इमेंस ट्रेडिशनल लर्निंग की थी उसके हिसाब से, ठीक है। इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज इन 1856 में किसके फेवर में इन्होंने आवाज़ उठाई कि रीमैरिज होनी चाहिए, दोबारा विडो रीमैरिज दोबारा होनी चाहिए। हर औरत को ये हक है कि अगर उसका हस्बैंड मर गया तो उसकी गलती नहीं है, ठीक है, मृत्यु तो होती रहती है,
ठीक है। Soon a powerful movement in favor of widow remarriage was started which continues till this day। ये कह रहे हैं फिर उसके बाद जल्द ही एक पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि विडो रीमैरिज के लेकर उसके लिए, ठीक है, और वो कंटिन्यू होता रहा। ऑल हिज लाइफ विद्यासागर कंपेन अगेंस्ट पॉलीगेमी, और जो पूरी ज़िंदगी थी इनकी पॉलीगेमी के ख़िलाफ़ ही लड़ते रहे, इसी में ही कैंपेन करते रहे। एज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ही ऑर्गेनाइज 35 गर्ल्स स्कूल्स, और जैसे कि ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे स्कूल के, तो इन्होंने 35 गर्ल स्कूल भी खोले। मैनी ऑफ विच ही रेन एट हिज ओन एक्सपेंस, और यहाँ तक कि काफ़ी स्कूल्स तो इसमें ऐसे थे जो कि इन्होंने अपने पैसों से खोले थे। ठीक है, कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो कि इन्होंने अपने स्कूल्स अपने पैसों से अपने दम पर खोले थे, और काफ़ी जो है जैसे कि जो बाकी जो फंड आ रहा है या उस चीज़ों से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हेनरी लुइस विवियन डेरोजिया। ठीक है, द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज द यंग एंग्लो इंडियन हेनरी। क्या, जो यंग बंगाल मूवमेंट था उसके जो लीडर थे वो क्या नाम था उनका? यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजिया, इनका ये नाम है इतना बड़ा, हेनरी लुइस विवियन डेरोजोए। ठीक है, ही हिमसेल्फ एंड हिज फेमस फॉलोवर नोन एज द डेरोजियन एंड यंग बंगाल। ये खुद और इनके जो फॉलोवर थे, इनके जो साथी थे, वो लोग किस नाम से जाने जाते थे? डेरोजियन के नाम से। क्या यहाँ पर लिखा है बच्चों, अपनी बुक में देखिए। ठीक है, अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर डेरोजियंस के नाम से जाने जाते थे, और किस नाम से? यंग बंगाल के नाम से उन लोगों को और इन्हें जाना जाता था। वर फेरी पैट्रियट्स, और क्या थे ये? फेरी पैट्रियट्स थे। ही वॉज जस्ट 17 व्हेन ही ज्वाइंड हिंदू कलकत्ता एज अ टीचर एंड टॉट इंग्लिश लिटरेचर। क्या हुआ? ये 17 साल के थे जब इन्होंने हिंदू कलकत्ता जो है एज अ टीचर ज्वाइन किया, एंड टॉट इंग्लिश लिटरेचर, और वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे बच्चों को। हिज फादर वॉज पोर्टुगुज एंड मदर एंड इंग्लिश वुमेन। इनके जो फादर थे वो पोर्टुगुज के थे, यानी पोर्टुगल के रहने वाले थे, और इनकी जो मदर थी वो इंग्लिश वुमेन थी, यानी अंग्रेज़ थी। ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ यंग स्टूडेंट कॉल्ड यंग बंगाल। इन्होंने काफ़ी यंग स्टूडेंट्स का, जो जवान लड़के होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया यंग बंगाल। एज अ टीचर ही इंस्पायर्ड द स्टूडेंट टू लिव बाई ट्रूथ एंड शन ऑल द वाइसेज। और एज अ टीचर, ये जो जैसे कि टीचर थे तो स्टूडेंट्स को क्या बताते थे कि अपने स्टूडेंट्स को ये बताते थे कि हमें सच्चाई से, अच्छे से और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मतलब उन्हें अच्छे रास्ते की तरफ ले जा रहे थे। द यूथ ऑल्सो हेल्ड रेडिकल व्यूज़, और जो यूथ थे उस ज़माने के वो भी, उनका भी एक अच्छा रेडिकल व्यूज़ था। दे डिफीड मैनी एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस एंड आइडल वर्शिप। और उस ज़माने में जो काफ़ी एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस और आइडल वर्शिप हो रही थी उसे भी इन्होंने डिफाई किया। लाइक द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स, जैसे कि एक पहले एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स था सोक्रेट्स। ही इंकरेज हिज स्टूडेंट टू अनरेवल द ट्रुथ इन ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन्होंने क्या किया? अपने स्टूडेंट को इंकरेज किया, मतलब अपने इंकरेज को साथ दिया, अपने स्टूडेंट्स को भरोसा, उन्हें अपने स्टूडेंट्स का साथ दिया, सपोर्ट दिया, और उन्हें जो है इंकरेज करने का मतलब ये है कि उनका साथ देना, उन्हें जो है किसी चीज़ पर लाना। ठीक है, तो ये जो है, ये जो ट्रुथ था कि इन ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हर तरीके से लोगों को, बच्चों को, उन्होंने जो इनके स्टूडेंट्स थे जिन्हें इन्होंने यंग बंगाल के नाम से नाम दिया उस ग्रुप का, उन्हें जो है साथ दिया। बी इट सोशल, रिलीजियस और मोरल। क्या कि हर बच्चों को ये सिखा रहे थे कि सोशल रहो, मोरल रहो और रिलीजियस रहो। His love for truth had a magnetic impact on anyone। ये कह रहे हैं उनका जो ये प्यार था सच्चाई की तरफ, वो किसी के ऊपर भी जो है क्या कर सकता था? मैग्नेटिक इम्पैक्ट, मैग्नेटिक असर डाल सकता था। ठीक है, मैग्नेटिक इम्पैक्ट ऑन एनीवन हु केम इन कांटेक्ट विद हिम। जो भी इनसे मिलता था उन्हें जो है ये मोह लेते थे, मतलब हर कोई इनसे प्रसन्न होता था, हर कोई इनसे खुश होता था, क्योंकि ये सच्चाई का रास्ता अपना रहे थे, सच्चाई को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, सच से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से लोग बाग जब इनसे मिलते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और ये उन लोगों को पसंद आते थे। एंड लाइक सोक्रेट्स डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम बोथ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड द गवर्नमेंट। जैसे कह रहे हैं जैसे कि सोक्रेट्स को भी ऐसी प्रेशर मिला था, इसी तरह से इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे और गवर्नमेंट। ऑर्थोडॉक्स हिंदू की अगर बात करें तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू क्या मतलब, जो ये मनगढ़ंत बातें बताते थे कि ये शूद्राज है, ये क्षेत्रियाज है, अलग अलग हिस्से बना दिए। ठीक है, ये नीची कास्ट का, ये है, वो है, हिंदू चाइल्ड रीमैरिज होगी, मतलब रीमैरिज नहीं होगी, वुमेन रीमैरिज नहीं होगी, चाइल्ड मैरिज होगी, सती मूवमेंट, ये सारी चीज़ें लोग सोचने वाले ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। ठीक है,
तो गवर्नमेंट और जो हिंदूज़ थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, वो लोग इन पे प्रेशर डाल रहे थे अब, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता। अब शुरू शुरू में ये जब मेहनत कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो हर कोई इतनी जल्दी थोड़ी नहीं मान जाता है। एंड ही डिफाइड बोथ, और इन्होंने क्या किया, सबको ही, दोनों को ही डिफाइड किया। द यंग बंगाल मूवमेंट कंटिन्यूड इवन आफ्टर डेरोजियस डिसमिसल फ्रॉम द कॉलेज एंड लेटर ही सडन डेथ इन 1831। क्या हुआ फिर बाद में, जब कॉलेज से निकाल दिया गया, कॉलेज से निकाले गए ये, तब भी उसके बाद भी ये जो यंग बंगाल मूवमेंट था ये चलता रहा, और यहाँ तक कि उनकी जो डेथ हो गई 1831 में, अचानक से इनकी डेथ हो गई, उसके बाद तक ये मूवमेंट चलता रहा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इस पे देखिए 58 पर, यहीं पर देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ नहीं है ये कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। बिलीव इन द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड इन द न्यू थॉट ऑफ द वेस्ट। ये क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि ये इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग है, उस पर इन्हें भरोसा था बहुत ज़्यादा, और जो नई वेस्टर्न थॉट्स थी उस पर भी भरोसा था। मतलब ये भी चाह रहे थे, जो अब देखिए कुछ रिफॉर्मर्स, हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा वीक थे, हम लोग बाग पिछड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। मतलब पढ़ाई की अगर बात करें तो सब जो है, एक बात कहें तो हम बिल्कुल ही गंवार थे। सिर्फ संस्कृत, उसमें भी संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ रहा था, जो गरीब लोग थे वो तो पढ़ ही नहीं थे, अपर कास्ट के ही लोग पढ़ रहे थे। पढ़े लिखे कौन होते थे, ब्राह्मण्स होते थे। तो नॉलेज की, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, इल्म की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो जो ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्हें भी यही भरोसा था कि जो हमारी इंडियन लर्निंग है या जो हमारा थॉट है वेस्ट का, इस पर बहुत ज़्यादा यकीन था। इन 1839 ही फाउंडेड द तथावपोधिन्स। देवेंद्रनाथ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट इन द ट्रेडिशनल इंडिया लर्निंग। क्या था, जो इन्होंने 1839 में एक तथावपोधिन्स, देवेंद्रनाथ क्या किया, इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया। इसमें क्या था, वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट इन द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग का। एंड द न्यू थॉट्स ऑफ द वेस्ट, और इसमें जो है वेस्ट की जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसके जो चीज़ें थी वो भी सिखाई जा रही थी। इन 1839 ही फाउंडेड द तथावपोधिन्स सभा टू प्रोपेगेट राम मोहन रॉय आइडियाज़। फिर 1839 में इन्होंने क्या किया, तत्वपोधिन्स, क्या तत्वपोधिन्स सभा इन्होंने शुरू की, फाउंड की। इसमें क्या था, राम मोहन रॉय थे उनके आइडियाज़ को ही प्रोपेगेट किया। मतलब जो राम मोहन रॉय थे उनके ही आइडियाज़ को इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। इन 1843, यहाँ पर देखिए, इन 1843 ही रिकॉग्नाइज द ब्राह्मो समाज एंड पुट न्यू लाइफ इनटू इट। फिर इन्होंने ही 1853 में ब्राह्मो समाज रिकॉग्नाइज किया और अपनी ज़िंदगी उसी में ही लगा दी। द समाज एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट। द समाज एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज, एबोलिशन ऑफ पॉलीगेमी, वुमेन्स एजुकेशन एक्सेट्रा। और ये जो समाज था, ब्राह्मो समाज था, ये एक्टिवली क्या सपोर्ट कर रहा था कि ये जो विडो रीमैरिज है, पॉलीगेमी हटाना या वुमेन्स एजुकेशन है वो लाना, ये सारी चीज़ें ही, इन सब चीज़ों पर ही काम कर रहे थे ये। फिर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ऑल्सो प्रोपेगेटेड राम मोहन रॉय व्यूज़। जो केशव चंद्र रॉय थे, मतलब सॉरी, जो केशव चंद्र सेन थे, ये भी जो है राम मोहन रॉय के जो व्यूज़ थे उसे ही प्रोपेगेट कर रहे थे, उसे ही आगे बढ़ा रहे थे। ही सपोर्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी एक्सेट्रा। और इन्होंने वो जो सिस्टम था चाइल्ड मैरिज का, पर्दा सिस्टम का, पॉलीगैमी का, उसके सपोर्ट में ये भी निकल कर आए। जैसे राम मोहन रॉय ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ये भी उसी काम को इन्होंने ही आगे बढ़ाया। जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर राम मोहन राय के काम को, और केशव चंद्र सेन ये भी जो है राम मोहन राय के काम को, और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन लोगों के ही काम को आगे बढ़ा रहे थे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था, पार्ट नंबर 11, ठीक है। हमने पार्ट नंबर 11 स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट नंबर 11 कंप्लीटेड। क्या आप यहाँ पर लिख लिए, पार्ट 11 कंप्लीटेड। क्या लिखना है हमें यहाँ पर, पार्ट 11 कंप्लीटेड, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ लिख लिए पार्ट 11 कंप्लीटेड। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में बनेगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 12। पार्ट 12 स्टार्टेड, ठीक है। राइटिंग मत देखिएगा, जल्दी जल्दी उतार लिए, कैसे भी बस समझ में आना चाहिए। पार्ट 12 हम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसके कंटेंट पे आ जाइए जल्दी से आप। इसके देखिए, हमने जैसे कि बताया सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, चैप्टर नंबर 8 ये हमारा आज स्टार्ट हुआ है, जो कि हमने पार्ट नंबर 8 में स्टार्ट किया है, और पार्ट नंबर 12 हमारा अभी बाकी रह गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये रह गया, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके एनुअल में? चैप्टर नंबर 8 आ रहा है, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 आ रहा है, ठीक है। 9 नहीं आ रहा है, मगर आपको पढ़ना ज़रूरी है।
ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, कौन कौन से? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, मैं इसे रब करके अच्छे से साफ साफ दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है, मगर अभी ऐसे ही कर लिए। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 ये आपका एनुअल का है। फिर सिविक्स की बात करते हैं। सिविक्स में भी आपके 3 चैप्टर बाकी थे, जिसमें से हमें 2 करने हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपको नहीं करना है, मगर घर पे ही पढ़ना है, मतलब ये एनुअल में नहीं आएगा, जो मैंने कट करा दिया है इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, मगर आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि यहाँ बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 तक जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चलता रहा, उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो आपको ये पढ़ना है, मगर आपको बस एक रीडिंग करनी होती है, ठीक है। 8 जो है 10 है, इसमें से एग्ज़ाम में आएगा, जो मैंने कट करा दिया उसमें से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 11 इसका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8 का हिस्ट्री का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पार्ट नंबर 12। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।